Hi ACC student, welcome back to my YouTube channel. So this is your tutor Manisha Gupta, ACC. So here I'm again back with a new video on the topic performance measurement and control for all the F5 student. Okay, so question name is Division A and it is a good question from the transfer pricing topic. Okay, so we will solve this question together and let's see where you guys struggle and your doubt can be clear after watching this video. Whatever the part you are struggling with, वो आपका वो part इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा. सो वॉच द वीडियो टिल एंड. सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब भी आप सेक्शन सी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ो. क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट पढ़ने से आपकी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी और जब बैकग्राउंड पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा. ओके, सो जैसे कि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एंड वी हैव इट टू रिक्वायरमेंट. इन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट द क्वेश्चन इज आस्किंग डिवीजन सी प्रोविजनली रिक्वेस्ट्स ए कोटेशन फॉर 60,000 बिट्स फ्रॉम डिवीजन ए for the coming year. Okay, so calculate the transfer price per bit that division A should quote in order to meet its residual income target. It's for the 6 marks. Then we have a calculated two price division A would have to quote to division C if it become a group policy to quote transfer prices based on the opportunity cost. So it's for the 4 marks. So only 10 marks for the pure calculation. No need to do an explanation part, discussion part. So only you need to perform the calculation and you will get 10 marks. So which is the 50% of the mark of this question. ठीक है. पार्ट बी में क्या कर रहा है? डिस्कस मीन्स डिस्कस द बोथ साइड विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशन द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रुप करंट एंड प्रपोज पॉलिसी ऑन द प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए एंड सी एंड ऑन द ग्रुप प्रॉफिट. सो बेसिकली आपको ग्रुप के लिए भी और इंडिविजुअल डिवीजन के लिए भी कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, और ये जो कि 10 मार्क्स का है. ठीक है, डिस्कशन का पार्ट है. इफ रिक्वायर्ड यू नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एज वेल. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन है? सो डिवीजन ए विच वॉज द पार्ट ऑफ ACF ग्रुप विच इज पार्ट ऑफ ACF ग्रुप मैन्युफैक्चर्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए बिट. सो एक ही प्रोडक्ट बना रही है ACF ग्रुप विच इट सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर ऑल्सो टू डिवीजन सी. सो डिवीजन ए जो बना रही है ना वो बाहर भी बेच रही है और डिवीजन सी को भी बेच रही है. अनदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये डिवीजन सी ये ग्रुप का दूसरा मेंबर है. सो ACF का ग्रुप पॉलिसी क्या है कि डिवीजन हैव ए फ्रीडम टू सेट ट्रांसफर प्राइस एंड चूज देयर सप्लायर. सो डिवीजन को छूट दिया है. सो करंट पॉलिसी क्या है ACF का? जो भी डिवीजन है उनको फ्रीडम दिया गया है. दे कैन सेट देयर ट्रांसफर प्राइस जो जिसपे वो गुड ट्रांसफर करना चाहते हैं, एज वेल एज दे कैन चूज देयर सप्लायर. दोनों ऑप्शन दिया हुआ है उनके पास. ठीक है, तो ACF use RI, that means residual income, to assess the divisional performance, and each year it set its division target RI. The group cost of capital is 12% a year. So मतलब जो ओवरऑल ग्रुप है, जो हेड ऑफिस है, वो परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रही है RI के बेसिस में और टारगेट भी दे रही है. ठीक है, दोनों डिवीजन को. अब ये डिवीजन टारगेट मीट करेगी तो दे विल बी एलिजिबल फॉर द बोनस. अगर नहीं मीट की तो दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बोनस. ठीक है, सो ये पार्ट है. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया विच इज 12%. सो डिवीजन ए का हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, बजट इन्फॉर्मेशन फॉर द कमिंग ईयर. उनका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 150,000 बिट्स. एक्सटर्नल सेल्स क्या है? 110,000 ओनली. सो दैट मीन्स 40,000 का स्पेयर कैपेसिटी है. सेलिंग प्राइस क्या है? 35 पर बिट. वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 22. मीन्स कंट्रीब्यूशन कितना अर्न कर रही है? 13 पर बिट. एंड हाउ आई गेट दिस फिगर? 35 माइनस 22. Fixed cost is 1080000. Capital employed is 3.2 million and target residual income जो target set किया है it's 180,000. So डिवीजन सी ने क्या किया? 2 सप्लायर फाइंड किया है. अभी तो ए सप्लाई कर थे, अब ए भी था, अब 2 और है. सो एक एक्स है जिसने बोला मैं तुमको बिट 28 में दूंगा, बट एक कंडीशन है आपको यूनिट 50,000 अबव ऑर्डर करना पड़ेगा तब भी. दूसरा सप्लायर है जेड जहाँ पे यूनिट ऑर्डर का कोई लिमिटेशन बार नहीं है, बट येस दे हैव सेट द प्राइस दैट इज 33 पर बिट. ठीक है, ये था रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का बैकग्राउंड. सो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए को रेसिडुअल इनकम का टारगेट मीट करना है तो ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए जिसपे वो ए को 60,000 जो कोट किया उसको ट्रांसफर करेगा. ठीक है, इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. सो लेट मी डू दिस फर्स्ट देन आई विल कम बैक टू यू गाइस.
Yes, I have solved this question. So let's understand what I have done. So basically first thing क्या था पार्ट ए का रिक्वायरमेंट में कि रेसिडुअल इनकम टारगेट मीट करना है, उसके बेसिस में हमको ट्रांसफर प्राइस यहाँ पे डिसाइड करना है क्या होगा. अब जो भी पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्केट प्राइस कुछ काम नहीं आया, बट यहाँ पे क्या है कि रेसिडुअल इनकम मीट करना है. सो रेसिडुअल इनकम क्या है डिवीजन ए के लिए 180,000, मैंने वही यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं है. ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया था वही लिखा है. उसके बाद में रेसिडुअल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इट्स कंट्रोलेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, सो कंट्रोलेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता नहीं है, बट यस वी हैव ए कैपिटल एम्प्लॉयड फिगर गिवन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12% a ईयर. ठीक है, इसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट द कंट्रोल प्रॉफिट विच इज 564,000. अब ये प्रॉफिट में वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट दोनों घटा के आया हुआ है. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है. ओके, अब समझो पार्ट ए का रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि डिवीजन सी को 60,000 चाहिए, उसने 60,000 का कोटेशन मांगा है, राइट. सो अगर ए सी को 60,000 बेचता है तो उस टाइम में उसका उस बिट्स का डिमांड कितना हो गया? ए के लिए 110,000 बाहर का था प्लस सी का 60,000, दैट मीन्स 170,000 का डिमांड हो रहा है. बट सी का ए का कैपेसिटी कितना है? ओनली 150,000. सो 170,000 कांट मीट अप. ठीक है, अब इस केस में अगर सी को 60,000 ही देना है, उस केस में क्या होगा? एक्सटर्नल डिमांड कट करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे स्पेयर कैपेसिटी कितना था? 40,000. 20,000 हम बाकी का 20,000 हम लोग को बाहर से कट करना पड़ेगा. दैट मीन्स एक्सटर्नल सेल्स जो 110,000 था अब वो 90,000 हो जाएगा. सो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ओके, अब मान लो कि इसने 90,000 बाहर बेचा, बाकी का 60,000 सी को बेच रहा है. इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन कितना. सो एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन क्वाइट इजी, 35 माइनस 22 करेंगे, सो 13 इंटू 90,000 विच विल गिव अस द एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1170000, 1.17 मिलियन. ठीक है, इंटरनल कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अब हम लोग बेच रहे हैं 60,000, बट वी डोंट नो द सेलिंग प्राइस एट विच वी आर सेलिंग दिस यूनिट टू द डिवीजन सी. सो अभी के लिए मैंने एज्यूम किया वो सेलिंग प्राइस, वो ट्रांसफर प्राइस इज टीपी. टीपी में से हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे विच इज 22 पर बिट गिवन इन द क्वेश्चन. सो 60,000 इंटू टीपी माइनस 22, और इसी ब्रैकेट को ओपन करने के बाद 60,000 इंटू टीपी हो गया माइनस 1.32 मिलियन हो गया. ठीक है, सॉरी. तो अब मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा? ऊपर का 170,000 प्लस 60,000 टीपी माइनस 1.32 मिलियन. इसको सॉल्व करने के बाद सो नेट में हमारा कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है. यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है इस केस में तो मैं क्या करूंगी? ये कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाऊंगी विच इज द 1.08 मिलियन. मैंने वही चीज यहाँ पे किया है. इससे मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000 टीपी माइनस 1.23 मिलियन. यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है, प्रॉफिट तो हम लोग ने निकाला ना, कितना है? 564,000. अब इसको इक्वेट करते हैं. इसको इक्वेट करने के बाद वी विल गेट आवर टीपी विच इज 29.90 पर यूनिट. सो दैट मीन्स अगर डिवीजन ए को अपना आरआई टारगेट मीट करना है, सो इसको कितना में कोट करना पड़ेगा? बिट्स 2.90 पर बिट कोट करना पड़ेगा डिवीजन सी को टू अचीव इस आरआई टारगेट. ये पार्ट क्लियर है? सो यू हैव स्कोर्ड 6 मार्क्स, इजी मार्क्स कैलकुलेशन का सिर्फ. अब पार्ट 2 में क्या बोलता है? ए का पार्ट 2 में से कैलकुलेट 2 डिवीजन प्राइस डिवीजन ए वुड हैव टू कोट डिवीजन सी इफ इट बिकम ग्रुप पॉलिसी टू कोट ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये भी मैंने सॉल्व किया है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ हालांकि आपको. सॉरी, तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ट्रांसफर प्राइस क्या रखते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है? लॉस्ट कंट्रीब्यूशन. ठीक है, सो अब ए के केस में इसका स्पेयर कैपेसिटी क्या था?
40,000. सो 40,000 में कोई कंट्रीब्यूशन लूज नहीं कर रहा है. सो इस केस में हमारा ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 0. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एनी लॉस्ट कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 22. सो दैट मीन्स 0 + 22 हमारा ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा? इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट विच इज 22. ठीक है. बट डिवीजन सी को तो 60,000 चाहिए. 40,000 तो फिल हो गया. 20,000 क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सेल से कट करके देना पड़ेगा. दैट मीन्स वहां पे कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है. सो कंट्रीब्यूशन लूज हुआ, दैट मीन्स इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो कितना का कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है? 35 - 22 which will give us 13. So 13 का contribution वो लूज हो रहा है प्लस 22 हमारा variable cost. So 13 + 22 which will give us 35. So that means division A first 40,000 यूनिट 22 पे ट्रांसफर करेगा एंड बाकी का 20,000 यूनिट 35 पे ट्रांसफर करेगा. 35 पर बिट. ठीक है. सो यही दो प्राइस क्वेश्चन ने पूछा था. इट वॉज फॉर द 4 मार्क्स. यहाँ तक क्लियर है? ओके. अब बात करते हैं पार्ट बी का. To discuss with the supporting calculation the impact of the group current proposed policy on the profit of division A and C and on the group profit. Okay? So इसको सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए अगेन हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल डिवीजन का भी और ग्रुप का भी. सो पहले यहाँ पे दो पॉलिसी है. एक करेंट पॉलिसी क्या है जहाँ पे फ्रीडम है दोनों डिवीजन को अपने मन से सप्लायर चूज करने का और प्राइस डिसाइड करने का. सो मैंने वही बात लिखा है. व्हेन डिविजनल मैनेजर आर गिवन ए फुल ऑटोनॉमी टू बाय एट द लोएस्ट प्राइस और फ्रीडम टू चूज देयर ट्रांसफर प्राइस एज वेल एज सप्लायर्स. सो they are mainly judged on the division profit or residual income. So suboptimal behavior may result. In other words, manager may act in their own division interest rather than the group based interest. So what I mean to say, so in the current policy of the ACF group, so they have provided a freedom to both of the division to choose their supplier as well as choose their transfer price. So that means both डिवीजन, अब जो बाइंग डिवीजन है दे विल इंश्योर कि उनका प्राइस लोअर हो और बाकी का सेलिंग डिवीजन है जो वो चाहेगा कि मेरा प्राइस मैक्सिमम हो सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो दोनों का. और जो कि कंपनी दोनों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करिए बेस्ड ऑन द रेसिडुअल इनकम. ठीक है. सो उस केस में क्या होगा? दोनों डिवीजन चाहेगा मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज सो दैट दे कैन मीट द टारगेट. ठीक है. बट जो कि फ्रीडम दिया गया है कंपनी ने दोनों डिवीजन को, इन दैट केस इस केस में क्या हो सकता है? दोनों डिवीजन सब ऑप्टिमल डिसीजन विच इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल वो ले सकते हैं. सो इसको आप ये इस पैराग्राफ को यू कैन मॉडिफाई लाइक दिस. ठीक है. सो ये चीज लिख सकते हो. अब इम्पैक्ट जो डिवीजन ए सी पे आती है उसकी बात करते हैं. तो डिवीजन ए ऑब्वियसली एम टू मैक्सिमाइज द RI by minimizing the cost. ठीक है. सो इसके पास तो दो सप्लायर है. एक सप्लायर जो 28 पे दे रहा है, दूसरा सप्लायर 33 पे दे रहा है. ठीक है. कंपनी करंट पॉलिसी के अंदर जैसे हम लोग पार्ट ए में कैलकुलेट किया, डिवीजन ए 29.90 में देगा डिवीजन सी को. बट डिवीजन सी के पास तो ऑप्शन है ना. 29.90 जेड से तो लोअर है, सो जेड इज आउट. मे बी अब डिवीजन सी जैसे कि फ्रीडम दिया गया है एक्स से बाई कर ले क्योंकि 29.90 से 28 चीपर है. मैंने वही बात यहाँ पे लिखा है. सो डिवीजन सी इज एम इज टू मैक्सिमाइज इट्स RI so that they could meet the target. And how they can meet this target? By minimizing the cost. Since supplier X can provide the bits at 28 per bit, 28 each, so division C will go with supplier X rather than with the division A or Z whose price is higher than as compared to X. ठीक है. सो इसीलिए वो डिवीजन सी के साथ जहाँ जाएगा. अब इससे क्या होता है? अच्छा क्या हुआ कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ, चीपर सप्लायर में है. सो एज ए डिवीजन सी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा जाए वो अच्छा हुआ. बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवीजन ए का स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 40,000 वो वेस्ट हो गया, इनएफिशिएंट हुआ, इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुआ. वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है. सो डिवीजन ए की बात की जाए, इस केस में अगर डिवीजन सी एक्स के पास जाती है, सो डिवीजन सी ए के केस में क्या होता है? वो जो 40,000 का स्पेयर कैपेसिटी था वो सी को नहीं बेच पाएगा. बेच पाएगा और वो बाहरी 1 से 10 यूनिट बेचेगा जिसपे वो कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करिए? 13.
ठीक है, ये डिवीजन ए के केस में हुआ। बट ओवरऑल ग्रुप का ही बात की जाए, ओवरऑल ग्रुप का जो ये बिट डिवीजन ए 22 में बना रही थी, डिवीजन सी ने 28 में बाहर से खरीदा। सो दैट मीन्स कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किया डिवीजन सी ने? 6। तो 6 किसके लिए? 60,000 यूनिट के लिए। सो ओवरऑल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना पड़ा? 360,000 फॉर द ग्रुप एज अ होल, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो ये ए ने 20,000 कट करके डिवीजन सी को दे रहा था, अब ये डिवीजन ए ने बेचा बाहर ना, जब सी ने नहीं खरीदा तो बाहर बेचा 20,000 एडिशनल। सो इस पे कंट्रीब्यूशन कितना अर्न किया? 13 का। सो नेट इम्पैक्ट यहाँ पे देखोगे, सो ओवरऑल ग्रुप को 100,000 का लॉस हुआ है। सो यहाँ पे देखोगे गोल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, गोल कॉन्ग्रेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना आरआई देखने के चक्कर में, आरआई इंप्रूव करने के चक्कर में उन्होंने ओवरऑल ग्रुप का प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर अपॉर्चुनिटी केस की बात की जाए जो डिसाइड हुआ है प्रपोज पॉलिसी, तो इसके अंदर डिवीजन ए जो है डिवीजन सी को ये बिट्स 2 प्राइस में ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पेयर कैपेसिटी भी तो है ना, स्पेयर कैपेसिटी वाले विच इज 40,000, उस केस में 22 पर यूनिट पे, और जो उसके बियॉन्ड का यूनिट जो बाहर से कट करके दे रहा है उसका ट्रांसफर प्राइस 35 चार्ज करेगा। अब डिवीजन सी का इम्पैक्ट यहाँ देखा जाए, 40,000 पे जो 22 चार्ज कर रहा है 22, और बाकी का 22 चीपर है एज कम्पेयर टू द 28 एंड 33 विच इज ऑफर बाई एक्स एंड जेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है, चीपर है ना। सो डिवीजन सी क्या करेगा इस केस में? 22 जो 40,000 यूनिट है वो 40,000 यूनिट 22 पे खरीद लेगा। सो बाकी का 20,000 35 तो हायर है ना, उस केस में ये क्या करेगा? जेड के पास जाएगा, क्योंकि जेड 33 में दे रहा है विच इज लोअर देन द 35। एक्स के पास क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसने एक बार रखा हुआ है, इसको ऑर्डर कितना देना पड़ेगा? 50,000 से एवॉब, बट 20,000 तो 50,000 से बिलो है। सो एक्स तो सप्लाई करेगा नहीं 20 पर बिट पे, इसीलिए वो जेड के पास जाएगा। सो इस केस में या तो ऑप्शन क्या है डिवीजन सी के पास, सारा 60,000 28 पे बाई कर लें, ठीक है। सो इस केस में देखा जाए जो ये इसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है? 40,000 ए से बाई करना एट 22 एंड बाकी का 20,000 जेड से बाई करना एट 3, बिकॉज ये दोनों को ऑप्शन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं, ऑप्शन 1 इज चीपर, इसीलिए, ठीक है। अब डिवीजन ए की बात की जाए, उसने जो 40,000 पे लॉस हुआ, उसको लॉस कैसे हुआ? क्योंकि एज पर उसको टारगेट मीट करने के लिए रेसिडुअल इनकम का उसको कितने पे ट्रांसफर करना चाहिए था? 29.90 पे, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उसको तो लॉस हुआ ना 22 का। सो उसके केस में उसको कितना लॉस हुआ? 316,000 का। बट अगेन उसने 20,000 जो यूनिट बाहर बेचता तो आई मीन उस करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 29.90 पे बेच रहा था, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको 35 पे बेचना पड़ा। सो एडिशनल इनकम तो अर्न किया ना, वो कितना? 102,000 का। सो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट, नेट लॉस इज 214,000 फॉर डिवीजन ए। बट ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेटर है। क्यों? क्योंकि जो डिवीजन ए का स्पेयर कैपेसिटी था वो 40,000 इफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ है, इवन तो कंट्रीब्यूशन लूज नहीं हुआ है ना। सो नो एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन लॉस। सो इसीलिए जो ग्रुप का ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए, मतलब कॉस्ट की बात की जाए, इट इज 140,000 लोअर अंडर द करेंट सिस्टम। सो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉलिसी के अकॉर्डिंग ग्रुप का बेनिफिट हुआ है। सो ये था पार्ट बी का कैलकुलेशन एज वेल एज लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन पार्ट। आप थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक में। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।